चलो चालू करो। चलिए बच्चों, अब हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। पिछला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था लिविंग वर्ल्ड। जिसने नहीं सुना है उसको एक बार रिवाइज कर ले आराम से टाइम देके। एक टेस्ट हो भी चुका है, अभी फर्दर आगे की टेस्ट की डेट में अनाउंस करूंगा आज के इस सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, हम आज के सेशन में एक नया, अच्छा भाई ये थोड़ी है ना कि नया चैप्टर चालू करेंगे तो पुराना भूल जाएंगे, तो वो आपके पुराने चैप्टर के तो रेगुलर टेस्ट चलेंगे। ठीक है ना, नया चैप्टर तो हमें पढ़ना चालू करना ही है। ठीक है, आगे का जो डेट है वो इस सेशन के बाद मैं कंप्लीट करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक चालू होने जा रहा है या चैप्टर चालू होने जा रहा है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। भाई पिछले चैप्टर का ये टॉपिक उठाया है, उस पर पूरा चैप्टर ही बना दिया। हाँ या ना? अरे भाई हमने पढ़ा नहीं था क्लासिफिकेशन के बारे में पिछले चैप्टर में? टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्लासिफिकेशन, वही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? मेरा नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किसका बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पहले भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा था, बट पहले जो क्लासिफिकेशन होता था वो हमारे यूज के हिसाब से करते थे, हम अपने चाहतों के हिसाब से करते थे कि कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा था। बट इस चैप्टर में साइंटिफिक बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन पता लगेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किन किन कैरेक्टर के बेसिस पे हमने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अब हम उसी चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा आपने एनसीईआरटी निकाल ली होगी अपनी सबकी। हम बात करने जा रहे हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। क्या बेटा? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब हमें लोगों को सिविलाइजेशन चालू हुई हमारी, हाँ या ना, जब हम लोग सिविलाइज होते चले गए, तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी आगे, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो वही लिखा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो किया, अच्छे अच्छे नए नए सिविलाइजेशन आए, हम लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। बट जो पुराने टाइम पे मेथड्स यूज कर रहे थे हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए, वो इतने ज्यादा साइंटिफिक नहीं थे। वो केवल हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ था। और क्या क्या जरूरतें थी? तीन थी, खाना, शेल्टर, हाँ या ना, ये था ना, रोटी कपड़ा मकान, डायलॉग सुना होगा आपने। अपने क्लोथिंग के लिए जरूरतें थी, खाने के लिए जरूरतें थी, और शेल्टर के हिसाब से जरूरतें थी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया था, रोटी कपड़ा और मकान। सुना होगा आपने ये वाला डायलॉग। तो बिल्कुल हमारे यूजेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन की जरूरत थी पुराने टाइम पे, उतना ज्यादा वो चीज साइंटिफिक नहीं थी। पर आज के टाइम पे हम लोग थोड़ा और डिटेल और साइंटिफिक और बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो वही लिखा है, it was done instinctively, not using criteria that was scientific, but born out of a need to use organism for our own use। तो एक्चुअल में पुराना टाइम पे जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक नहीं था, वो केवल उस बेसिस पे कर दिया गया था जो ऑर्गेनिज्म हमारी जिस पर्टिकुलर नीड को पूरी कर रहा था उसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था। ठीक है, अब हमारी नीड क्या थी? फूड था, शेल्टर था, क्लोथिंग था। तो बोल रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ या ना, खाना, क्लोथिंग होना और रहने की जगह मिलना। बट क्या ये कोई साइंटिफिक तरीका है? नहीं है भाई, ये यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। बट ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं। फिर नए नए बायोलॉजिस्ट आए, उन लोगों ने साइंटिफिक मेथड्स की मदद से साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो जो सबसे अर्लीस्ट जिन्होंने किया था ये, वो थे एरिस्टोटल। लिखा हुआ है नाम यहाँ पर, मैं ऊपर कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। किन्होंने किया था सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन? एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो वो लिखा है एरिस्टोटल, मार्क कर लेना, क्वेश्चन है, was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। ये वो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ज्यादा जो क्लासिफिकेशन किया वो साइंटिफिक बेसिस पे स्टार्ट किया। किस बेसिस पे स्टार्ट किया बच्चों? साइंटिफिक बेसिस पे, यूजेस के हिसाब से नहीं किया। बाकी उन्हें स्टार्टिंग में जो सिविलाइजेशन के कर रहे थे हम लोग क्लासिफिकेशन, वो यूजेस के हिसाब से हो रहे थे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब बात यह क्या, ऐसा कौन सा साइंटिफिक तरीका इन्होंने यूज किया? ऐसा क्या देखा भाई इन्होंने साइंटिफिक मेथड में
या साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप बना दिए, तो वही लिखा है। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स बेटा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नली जो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये सब जो दिख रहा है, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दीज आर मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, हाँ या ना? मेरे बाल हैं, मूछें हैं, दाढ़ी है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस है। क्या है बच्चा पार्टी? एक्सटर्नल। तो वही लिखा है। सबसे पहले जो इन्होंने साइंटिफिक तरीका यूज किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसकी जो ऑर्गेनिज्म की कैसी रूपरेखा है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने ट्रीज को क्लासिफाई करा। तो वही लिखा है, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। एक्चुअल में इन्होंने 2 दिया था, प्लांट भी दिए थे, एनिमल भी दिया था, हाँ या ना? प्लांट को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे 3 पार्ट में तोड़ा, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। क्लियर है? तो एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप बनाए। किसने? एरिस्टोटल ने बेटा। ठीक है ना? कौन कौन से? मैं लिख दे रहा हूं, प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट भी इन्होंने 3 तरीके के मेंशन किए। कौन कौन से? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, और एनिमल 2, हैविंग रेड ब्लड having red blood और do not have red blood। ठीक है बच्चा पार्टी? तो प्लांट को 3 पार्ट में तोड़ा, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। एनिमल को 2 पार्ट में तोड़ा, हैविंग रेड ब्लड एंड डू नॉट हैविंग रेड ब्लड। ठीक है, हाँ या ना? पकड़ पाए मेरी बात को? और ये सारा काम किस बेसिस पे किया गया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाए थे एरिस्टोटल। जो कौन? एरिस्टोटल आराम से ऑब्जर्व, आसानी से ऑब्जर्व कर पाए थे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलें आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बात को। तो पहला साइंटिफिक तरीका क्या, इन्होंने खाने पीने और क्लोथिंग और शेल्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया? नहीं किया। ठीक है बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब दूसरे आए कौन? लीनियस। कौन आए बच्चा पार्टी? लीनियस। इन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देना स्टार्ट किया। अब यो मत पूछना किंगडम क्या है भाई। किंगडम एक टैक्सॉन है। कौन है किंगडम? एक टैक्सॉन है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, और सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन होता है ये बेटा, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा याद होगा थोड़ा बहुत। चले तो सुनना, इन लीनियस टाइम, अब लीनियस आए थे, 2 kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed। अब इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, Plantae and Animalia, that include all plants and animals respectively। तो सबसे पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। कौन सा? 2 किंगडम। किसने दिया? मैंने नहीं दिया, लीनियस ने। किसने दिया? लीनियस। अब इसमें 2 किंगडम कौन कौन से थे? प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, आगे। बट दिक्कत यहां बहुत थी। दिक्कत इसमें यह थी, इस सिस्टम में इन्होंने केवल ये बोला 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, आधे तो प्लांट्स हैं धरती पे, आधे एनिमल है। बट केवल ये क्लासिफिकेशन करना काफी नहीं था उस टाइम पे। इन्होंने दे जरूर दिए 2 किंगडम, एरिस्टोटल जैसा ही, बट इन्होंने फर्दर उसको आगे डिस्टिंग्विश नहीं किया, जिसकी वजह से इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। हाँ या ना? बट क्या दिक्कतें रही वो मैं बता रहा हूं भाई, क्यों ये सूटेबल नहीं था। प्लांट और एनिमल तो बहुत बढ़िया चीज है, प्लांट को एक तरफ रख दो, एनिमल को एक तरफ, हो गया क्लासिफिकेशन। पर ये क्यों सही नहीं था? क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि कौन सी? वो सुनना,
दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सबसे पहली दिक्कत, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आराम से ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन यूकैरियोट है कौन प्रोकैरियोट्स है, हाँ या ना। मतलब एनिमल किंगडम में यूकैरियोट्स भी आ रहे थे और प्रोकैरियोट्स भी आ रहे थे। सेम चीज प्लांट किंगडम में भी यूकैरियोट्स भी आ रहे थे और प्रोकैरियोट्स। भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट तो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बट इस क्लासिफिकेशन में उसे साथ में रखा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये तो कमी है, डेफिनेटली ये तो एक कमी है। पहली, इस सिस्टम की क्या कमी रही। दूसरी, यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये भी अलग नहीं कर पाए भाई। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी एक साथ ही पटक दिए, एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी इसी में पटक दिया और मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी इसी में रख दिया। दूसरी दिक्कत। तीसरी, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट में दो रखे गए, एल्गी भी रखा गया और फंगस भी प्लांट में आ गए। कौन? फंगस। ये तो फोटोसिंथेसिस करता है पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फिर भी इसको प्लांट में रख दिया गया, तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है भाई। अब याद रखना, पूछा जाएगा पेपर में, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कौन से किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख रहे थे। टू किंगडम में ये भी पूछ सकता है वो कि कौन सा फोटोसिंथेटिक था और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक था, जैसे कि एल्गी और फंगस। क्या पूछ सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को, जो फोटोसिंथेटिक वाला कौन था और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता वो कौन था जिसको हमने प्लांट में रखा था। फोटोसिंथेसिस वाला कौन? एल्गी। और नॉन फोटोसिंथेटिक वाला कौन? फंगस। ये डायरेक्ट इन पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा भाई, लट्टू बुझ जाते जब पेपर देते हैं। आपको आइडिया लग ही गया होगा जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा, एनसीईआरटी की लाइनों पे से क्वेश्चन बनते हैं, तो वही है। तो इसमें दिक्कत थी भाई, प्लांट में रख दिएगा इन दोनों को, फंगस को भी एल्गी को भी। फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती पर एल्गी करती है, तो दिक्कत है ना, है तो नहीं ना प्लांट, फिर भी रख दिया गया। तो भाई टू किंगडम था तो दिक्कतें होनी थी उसमें, तो सिंपल सी बात थी, हाँ या ना। तो भाई ये सिस्टम को ज्यादा टाइम चलने नहीं दिया, बट उस टाइम पे बहुत अच्छा था क्योंकि किसी ने इतना डिटेल में बातें नहीं करी थी जितनी लीनियस ने करती थी। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया यार, और क्या जान लोगे अगले आदमी की, हाँ या ना। तो इतनी सारी चीजें बताई थी, बट फिर भी इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारी दिक्कतें रह गई, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को आगे फॉलो नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, but a large number of organism did not fall into either category। एक सबसे बड़ी दिक्कत, तीन तो ये हो गई, चौथी एक दिक्कत भाई, ये क्लासिफिकेशन करना चलो मान लिया, तीन दिक्कत कमी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत उन ऑर्गेनिजम्स के साथ आई जो ना तो बेचारे प्लांट थे ना बेचारे एनिमल थे, ना तो इसके जैसे थे ना इसके जैसे थे। अब उनके लिए क्या किया जाए, तो ये जो दिक्कत थी ये सबसे बड़ी दिक्कत रह गई कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो ना तो प्लांट में आ रहे हैं ना एनिमल में, उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसके लिए कोई ग्रुप मेंशन ही नहीं था किस में उनको रखा जाए, तो डेफिनेटली ये ज्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं था। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे क्या क्या कमियां रही उस टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट मानते हुए उसको डिस्कार्ड किया और एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमें जरूरत पड़ने लगी। फिर एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो वो लिखा है hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। ठीक है, अब क्या क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, टू किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया। आज के टाइम पे जो हम फॉलो करते हैं आर एस विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं बेटा? फाइव किंगडम। अब क्या वो सफिशिएंट है, क्या उसमें सारे काम हो जाएंगे? तो प्रेजेंट टाइम हम बोले तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात आपकी एनसीईआरटी में करी हुई है, तो एक्चुअल में जो हम आज के टाइम पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम में मानते हैं ग्रुप, वो 6 मानते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, बट मैं 5 पहले पढ़ाऊंगा फिर 6 में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो सुनिएगा अब क्या क्या चीजें जरूरत और पड़ी हमें। ठीक है, टू किंगडम में हमें फेलियर्स दिखा दिए, अब उसके बाद की कहानी तो सुनिएगा। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऊपर में जो क्लासिफिकेशन हो रहा था वो तो केवल मॉर्फोलॉजिकल, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से हो रहा था, तो जब हम केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से कर रहे थे तो वो क्लासिफिकेशन एडिक्वेट नहीं पाएगा, इनएडिक्वेट, बेकार रहा। तो अब ये लगा कि भाई अगर हमें अच्छे से क्लासिफिकेशन करना है तो हमें और भी कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, तभी तो एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा। भाई ये मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाया था, जब तक हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, जब तक हम उस ऑर्गेनिज्म को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए,
आइडेंटिफाई के लिए क्या देखोगे, उसके कैरेक्टर्स देखोगे, तो वही चीज है। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, केवल मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, और भी कैरेक्टर्स अब हमें देखने पड़ेंगे, तो वही लिखा है बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें इंक्लूड करने पड़े। सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर, सेकंड वॉल का नेचर, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ हैबिटेट, फिफ्थ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिक्स्थ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नंबर मेंशन कर लो भाई, सब आगे का काम। अब क्या क्या बवाल है भाई, देखते चले, हाँ या ना। अब बात ये आएगी क्या क्या बवाल है इनमें। देखें भाई, सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर। तो भाई सेल के दो तीन तरीके के प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे बेसिक वाला मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बेसिक जो आपने 9th 10th में भी सुना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कौन सी बेटा, एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी होगी, दूसरी यूकैरियोटिक सेल पढ़ी होगी, उम्मीद करूंगा शायद पढ़ी होगी आप सभी ने, हाँ या ना। तो फर्क क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्रिमिटिव सेल्स, ये ऐसी सेल्स होती है बेटा जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक कौन सी सेल्स होती है, जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया। ये सबसे बेसिक पॉइंट बता दिया, मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करने बैठ रहा हूं अभी, जब आगे आएगा सेल वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है, यूकैरियोटिक में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। तो दो प्रकार की सेल पड़ी होंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मेन डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। उम्मीद करूंगा ये बात तो कहीं ना कहीं तो सुनी होगी आपने गलती से, हाँ या ना। चले, तो क्या पहले जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें हम केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख रहे थे, ओनली एंड ओनली मॉर्फोलॉजी। अब हमारी क्लासिफिकेशन अच्छी करनी है तो हमें और भी कैरेक्टर्स देखने पड़े। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या देखा हमने, सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा नेचर ऑफ वॉल। अब सेल के पास एक वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सुनी होगी आपने। उस वॉल के नेचर के हिसाब से भी हमें कंपैरिजन करना, जैसे अभी आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको। आपने एक एग्जांपल तो सुना होगा, प्लांट की जो सेल होती है वो सेल्यूलोज की बनती है। काय की बनती है बेटा, सेल्यूलोज। प्लांट सेल सेल्यूलोज की होती है, सेल वॉल उसकी। बट बाकी और ऑर्गेनिज्म में क्या सब में सेल्यूलोज की पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। प्लांट में सेल्यूलोज की होती है, बाकियों में सेल्यूलोज की नहीं होती, उसमें अलग कंपाउंड की, पॉलीसैकेराइड्स, काइटिन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी वो सेल वॉल पाई जाती है, आया ना। तो नेचर ऑफ वॉल के हिसाब से भी हमें क्लासिफाई करने को मिलेगा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बेटा, खाना कैसे खाते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने दो तो सुने ही होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं सुना, ये दो नाम तो सुने होंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, वही काफी है मेरे लिए। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खा के अपने खाने की डिमांड पूरी करते हैं। भाई इसमें ये सारे कैरेक्टर देखेंगे तभी तो हम ग्रुपिंग करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर होगा। थर्ड फोर्थ हैबिटेट, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हैबिटेट उनकी हरकतें कैसी हैं, वो कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ह्यूमिड पसंद करते हैं, डेजर्ट वाला एनवायरनमेंट, या फिर ट्रॉपिकल एरिया में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं, या बिल्कुल एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना हैबिटेट होता है, ठीक है। फिफ्थ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है। दो तरीके की रिप्रोडक्शन आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बता दे रहा हूं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट कर सकता है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, वही अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनमें हमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, एक मेल एक फीमेल, तब जाके एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है। फर्टिलाइजेशन वगैरह आपने सुना होगा, नहीं सुना तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग बना सकता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट की जरूरत होती है तब जाके ऑफस्प्रिंग बनते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये नया नाम है आप सभी के लिए, जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता मैं उसको बता देता हूं। तो पांच तो स्टार्टिंग के क्लियर होंगे। लास्ट जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये क्या बवाल है भाई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है अपने पूर्वज, अपने पूर्वजों से हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, या ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पूर्वज सेम ही थे, हाँ या ना।
तो ये होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब हमारे पूर्वज और बाकी और ऑर्गेनिज्म है, उनके पूर्वज उठा के अगर हमारे और उनके कॉमन मिलेंगे तो हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे हमें और मंकी है, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई एक पूर्वज तो कॉमन आएगा ही आएगा, आया ना, कोई ना कोई एक पूर्वज हम लोगों का, मंकी और हमारा, चिंपैंजीज है, गोरिल्लाज है, हम सब क्या एनिमल्स में आ रहे हैं, तो हम लोगों का कोई ना कोई एक पूर्वज तो कॉमन हो गई होगा जिससे हम सब इवॉल्व होके आए हैं। तो हम लोगों का सबका एक कोई ना कोई एक कॉमन जो पूर्वज है, तो हम लोग आपस में क्या शेयर कर रहे हैं, एक कॉमन पूर्वज जो हम सब जिनसे बने हैं, हाँ या ना। तो इसी प्रकार के रिलेशनशिप को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है बच्चा पार्टी, जिसको नहीं पता वो मान ले, समझ ले ध्यान से कि अपने पूर्वजों के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ या ना। चलें आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब भाई केवल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी कैरेक्टर्स देखने, जैसे कि मैंने कुछ बताया आपको कैरेक्टर्स। ठीक है, आगे समझेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। यही समझाया मैंने, पहले 2 किंगडम आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं 5 एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड के हिसाब से कैरेक्टर्स भरते गए, ऑब्जर्व करने वाले, क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलते गए, और आज के टाइम पे जो हमें मिलता है वो 5 एंड 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मिलता है। तो वो लिखा है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम बने उन सब में ये दो किंगडम तो हर बार कांस्टेंट आए, सेम आए, बाकी कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, बट ये दोनों किंगडम सेम टू सेम चले, वैसे कुछ गए नहीं, एड ऑन ही हुए। ठीक है, जिसमें कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन आफ्टर क्लासिफिकेशन कंटिन्यू चला है। तो दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, जितने भी बने समय प्लांट और एनिमल किंगडम तो आया ही आया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजेड। भले ही किंगडम सेम रहे, पर जिन बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को इन ग्रुप में रख रहे थे, जो ऑब्जर्व करने वाले कैरेक्टर्स थे वो बदलते गए। भले किंगडम तो प्लांट और एनिमल कंटिन्यू चला, बट उसमें जो हम ऑर्गेनिज्म रखने का तरीका था, जिन कैरेक्टर्स को हम बेसिस पे देख के ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल किंगडम में रख रहे थे, वो तरीके बदलते गए। किंगडम नहीं बदले हमने, किंगडम तो कांस्टेंट चला है, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, और बाकी और भी किंगडम्स हमने ऐड किए, तरीका बदला, किंगडम नहीं बदला हमने। तो वही लिखा है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम have been a constant under all different systems, the understanding of what group or organism be included under these kingdom have been changing. तरीके बदल गए, किंगडम नहीं बदले। And the number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. Plant kingdom, animal kingdom constant चले, बाकी और kingdom आए और गए और तरीके बदल गए, किंगडम प्लांट और एनिमल कांस्टेंट ही चले हैं। तो आज के टाइम पे जो पाया जा रहा है, जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने नहीं दिया, आर.एच. विटेकर साहब ने दिया है। कौन सा किंगडम बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन से किंगडम आ रहे हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला है वो कितना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ या ना? चलूं आगे, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी बातें, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको क्लियर होंगी सारी बातें। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ाऊंगा कौन कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं, पहले मेन बात समझेंगे। ठीक है, तो किसने दिया था? नाम लिखा हुआ है, आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था। तो वो लिखा है, आर.एच. विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कितने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? 5 किंगडम। ईयर भी याद रखना, कौन है ये भी याद रखना। कौन से ईयर में? 1969। आर.एच. विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन से थे? द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम दिए थे। ठीक है, अब ये 5 किंगडम में इनको क्लासिफाई करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने ऑब्जर्व किए, वो कैरेक्टर्स। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, और भी थे, मेन बता रहे हैं। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, सबसे पहला क्या देखा इन्होंने? सेल का स्ट्रक्चर देखा। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी इन्होंने।
तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये भी देखा। फोर्थ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कैसे जनरेट होते हैं इनके, वो देखा, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। और लास्ट फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वही है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो अभी आपने पढ़ा, अपने पूर्वजों से जो शेयरिंग करते हैं हम लोग कैरेक्टर्स को कॉमन, वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। तो इन 5 मेन क्राइटेरिया की मदद से आर.एच. विटेकर साहब ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, ठीक है। और ये कैरेक्टर सबके लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल, कौन सा कैरेक्टर किस किंगडम में क्या बता रहा था, कौन से ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर को शो कर रहे थे, तो कहां पे रखे जा रहे थे, वो उस टेबल में मेंशन है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। टेबल 2.1 गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। तो किस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जा रहे थे, मान ले किसी कोई यूनिसेलुलर है तो वो कौन से किंगडम में आ रहा था, मल्टी है तो कौन से किंगडम में आ रहा था। तो इस बेसिस पे कंपैरेटिव वे में उसको टेबल में मेंशन किया गया है, जो कि हम अभी देखेंगे। चेक करें भाई टेबल ध्यान से, आपकी बुक्स में भी बन रही होगी। देखें भाई, सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा, सेल टाइप, कौन सा बेटा, सेल टाइप। तो चेक करें भाई कैसा, किस में कौन सा, फर्स्ट किंगडम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना भाई, लट्टू बुझ जाएंगे नहीं तो पेपर में, एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ लट्टू बुझ जाएंगे पेपर में, पता नहीं लगी कि पेपर कहां चला गया, कहां से क्वेश्चन आया, कैसे उठ के आया। क्लास को ध्यान से सुनो तब चीजें क्लियर होंगी आपको ढंग से, ठीक है। टाइम दो इस चीजों को। तो सबसे पहले 2 तरीके की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो बेटा मोनेरा जो किंगडम है, कौन सा किंगडम है, मोनेरा। एक्चुअल में मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें जो भी बैक्टीरिया आप पढ़ते हो सब इसी में लपेटे जाते हैं मोनेरा में, ठीक है बेटा। कौन आते हैं, बैक्टीरिया। तो इनकी जो सेल की नेचर होती है, सेल का टाइप होता है, वो होता है प्रोकैरियोटिक। अभी समझाया मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस होता है। अब इसमें तो प्रोकैरियोटिक आ गए, जरा बाकियों को चेक करो, इसमें भी यू, इसमें भी यू, इसमें भी यू और इसमें भी यूकैरियोटिक, सबसे बेस्ट, हाँ या ना। तो सेल टाइप के बेसिस पे किसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और किन में यूकैरियोटिक आ रहे हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो प्रोकैरियोटिक वालों को एक तरफ कर लिया। सेकंड, सेल वॉल, बताया ना सेल वॉल क्या होती है, नहीं पता तो सुनना। ये कोई सेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लो ना, ये बाकी का फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसके ऊपर एक जो मोटी सी लेयर होती है, प्लांट्स में जनरली पाई जाती है बच्चा पार्टी, किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में। ये जो मोटी सी लेयर पाई जा रही है इसके ऊपर, ये तो रेड तो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, अलग से लेयर बना रहा हूं जो, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। और ये रिजिड होती है नेचर में बेटा, कैसी होती है, रिजिड। प्लांट्स में मिलती है जनरली ये, ठीक है, हाँ या ना। बाकियों में मिलते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जनरली प्लांट्स और बाकियों में मिलती है, ठीक है, एनिमल में नहीं पाई जाती है। तो ये सेल वॉल है। कौन है ये, सेल वॉल। अब देखना किसमें है, सबसे पहले देखो किसमें नहीं है, चेक करो, एनिमल्स में नहीं है, ध्यान से देखो, ये सेल वॉल किसमें नहीं है, एनिमल्स में नहीं है, आया ना। और जरा ध्यान से देखो बाकी सब में है, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, अटेंडेंसी दे दी इसने, आया ना। इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी लिख देता हूं मैं प्रेजेंट, सब में मिलती है, बस नेचर अलग है, बस नेचर अलग है, ठीक है, हाँ या ना। तो क्या क्या है, मोनेरा में बिल्कुल प्रेजेंट है, बट सेल्यूलोज की नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की नहीं है। अब भाई सेल्यूलोज की नहीं है तो काई की बनी है, तो ये बनी होती है बेटा पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, सैकेराइड होती है शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये नाम तो जानते ही होंगे, ग्लूकोज तो हर कोई जानता होगा, हाँ या ना। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ऐसे जो ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल है, कौन, ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल जुड़ते चले और एक लंबी सी चेन बना ले, ऐसी चेन्स को हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड। और अमीनो एसिड, प्रोटीन को जब तोड़ोगे तो उसका बेसिक यूनिट जो अमीनो एसिड मिलेगा। तो मोनेरा में सेल वॉल है जरूर, पर वो सेल्यूलोज की नहीं बनी, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है। किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में, इसमें भी प्रेजेंट है पर कुछ कुछ में, सब में नहीं मिलता, कुछ में प्रेजेंट है पर सब में नहीं है, कुछ में प्रेजेंट है। अब आप कहोगे किसमें है भाई, एक एग्जांपल दे देता हूं इसके लिए, एक एग्जांपल, यूग्लिना, यूग्लिना
ठीक है, या फिर यूग्लिना के अलावा और भी बहुत सारे डायटम्स मान लो, यूग्लिना सबसे बेस्ट, डायटम्स मान लो, यूग्लिना से बेटर डायटम्स, ठीक है ना, हाँ या ना, इनमें पाई जाती है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। चले अगला, फंगी, इसमें तो होती है, पर यहां पर भी सेल्यूलोज की नहीं है, एक कंपाउंड होता है काइटिन, अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही हो मैं लिख दे रहा हूं, काइटिन, बुक होगी एनसीईआरटी, नहीं है तो मेंशन कर लेना, काइटिन, ठीक है। प्लांट में भी मिलती है सेल वॉल, और यहां पर ये सेल्यूलोज की होती है, काय की होती है, सेल्यूलोज की, और एनिमल में ऐसी सेल वॉल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद है कोई दिक्कत आ रही है समझ में। चले आगे बढ़ता हूं, तीसरा कैरेक्टर, डायग्राम हटा रहा हूं मैं यहां से, तीसरा कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया जिसमें न्यूक्लियस है वहां होगी, जिसमें नहीं है वहां नहीं होगी, बताया मैंने। मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं है भाई, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो मेम्ब्रेन का घंटा होगी, बिल्कुल भी नहीं, एब्सेंट। बाकी सब में न्यूक्लियस है क्योंकि यूकैरियोट है, तो इसमें भी प्रेजेंट 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 एंड प्रेजेंट, तो बन गया ना क्लासिफिकेशन। फोर्थ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलर या मल्टीसेलर, है ना, तो मोनेरा, मोनेरा होते हैं सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, हाँ या ना। प्रोटिस्टा भी ज्यादातर यूनिसेलुलर ही होते हैं, बट फंगी में जैसे ही आओगे आप, फंगस यार, फंगी एक ही बात है, मल्टी सेलुलर, सिंगल नहीं मल्टीपल सेल्स है। और यहां पे प्रॉपर टिश्यू नहीं, यहां पे लिखा हुआ है लूज टिश्यू, लूज टिश्यू का मतलब अभी पूरा टिश्यू बना नहीं है, केवल ऐसा लग रहा है सेल्स का गुच्छा रखा हुआ है, ऐसे टाइप के टिश्यू को कहते हैं हम लूज टिश्यू या फिर मल्टी सेलर, एक ही बात है, ठीक है। प्लांटी में आओगे नेक्स्ट, टिश्यू भी मिलेंगे ऑर्गन भी मिलेगा, ऑर्गन्स पाए जाते हैं भाई प्लांट्स में, होते हैं बिल्कुल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और एनिमल में तो सब मिलता है, टिश्यू भी होगा ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम, भाई अपने आप को इमेजिन कर लो तुम्हारी बॉडी में टिश्यू भी है ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना। चले नेक्स्ट, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद नहीं रहता इसलिए मेंशन किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ या ना। अब ये खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया वगैरह, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके का है, मेंशन कर रहा हूं बॉक्स बना के, ऑटोट्रॉफिक भी है ये, हेट्रोट्रॉफिक भी है, ये दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है हेट्रोट्रॉफिक भी है, ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया दूसरों को खा के अपना पेट भरते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप है बेटा, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। अब क्या बवाल है, कीमोसिंथेटिक ऐसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें लाइट की जरूरत नहीं होती, उनको केवल रॉ मटेरियल केमिकल्स मिल जाए, जैसे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब चीजें अगर इन्हें मिल जाए, ये उसी को मिला जुला के केमिकल रिएक्शन करा के अपना खाना बना लेते हैं। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें लाइट की जरूरत नहीं है, वो बिना लाइट के रॉ मटेरियल्स की मदद से खाना बना लेते हैं। पर फोटोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, लाइट भी चाहिए, बिना लाइट के इनका काम नहीं चलेगा, बिना लाइट के इनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। दूसरा ऑटोट्रॉफिक में भी, हेट्रोट्रॉफिक जब दूसरों खाए ना खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या उनका शिकार करेंगे, नहीं कर सकते ना भाई, बैक्टीरिया है शिकार थोड़ी करेगा। दो तरीके के होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब ये क्या बवाल है भाई, सैप्रोफिटिक जो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, कोई सड़ी गली चीज होती है, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल, जो सड़ा गला सामान होता है, उसको जो खाए वो सैप्रोफिटिक होता है बेटा। तो बैक्टीरिया जब कहते हैं ना डिकम्पोज हो गए, कंपोस्ट बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, और बैक्टीरिया लगता है तो उसमें क्या होता है, उसी के जो खाना होता है, ग्लूकोज शुगर एक्सवाइजेड जो भी केमिकल ऑर्गेनिक, उन सबको क्या बैक्टीरिया खा के अपनी फूड की डिमांड पूरी करता है, तो सैप्रोफिटिक। या फिर पैरासिटिक, किसी की बॉडी में चले जाए, जैसे हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारी बॉडी की सेल्स में जो खाना प्रेजेंट है उसको खाएगा, उससे अपना नरिशमेंट पूरा करेगा, तो पैरासिटिक हो गया। तो ये दोनों प्रकार के हैं, खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी रह सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, इसमें भी सेम, ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, पर इसमें खासियत क्या है, इसके ऑटोट्रॉफिक दो प्रकार के, कीमो भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, पर इसके ऑटोट्रॉफिक केवल फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं होता है। हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो इसमें प्रेडेशन भी है, सैप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, सब आ जाते हैं, ठीक है। फंगस में आएंगे,
फंगस केवल हेटरोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करता, केवल हेटरोट्रॉफिक है, दूसरों का आता है। वो भी कैसे, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, बिल्कुल वैसे ही सड़े गले सामान पे या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, उसकी बॉडी से अपने खाने की डिमांड पूरी करेगा। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खुद बनाते हैं, और इसमें भी कौन सा, फोटोसिंथेटिक, बिना लाइट के प्लांट कभी खाना नहीं बना सकता, बिना लाइट के खाना कभी नहीं बना सकता, हाँ या ना, प्लांट बिना लाइट के अपना खाना नहीं बना सकता, ठीक है। इसके अलावा एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कौन से ट्रॉफिक होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक है एनिमल्स में कौन कौन से है, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब जो पूरा इंजेस्ट करते हैं खाना, बिल्कुल अपने माउथ के थ्रू खाने को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, आपने सुना होगा ना इंजेशन, खाने को इनटेक करना बॉडी के अंदर थ्रू माउथ, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो, जब माउथ के थ्रू खाने को इंजेस्ट किया जाता है। और सैप्रोफिटिक वही जो सड़े गले सामान पे खाना अपना ऑब्टेन करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से। तो ये बेटा 5 आपके क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यहां तक चलें आगे, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूं मैं, जो जो यहां तक आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में, ठीक है, हाँ या ना। ये 5 किंगडम से पहले किसी बच्चों को कोई डाउट है तो कमेंट में बता दे बेटा, मैं देख लेता हूं आपके कमेंट्स। कौन है ये, मोहम्मद रोहेब, अच्छा नहीं होता, किस एनिमल में नहीं, ओके मोहम्मद रोहेब, ओके। रेड ब्लड सेल किस एनिमल में नहीं होता बेटा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, या रेड ब्लड नहीं होता है जिनमें। एग्जांपल सबसे बेसिक जो आपने देखा भी होगा, आप आर्थ्रोपोड उठाना, कॉकरोच वगैरह, कॉकरोच तो जानते होगे ना, उसको मार के देखना, मारना नहीं, अगर मरा हुआ हो उसको देखना, उसको आप काट पीट के देखोगे तो उसके अंदर रेड ब्लड नहीं होता, उसमें कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा, कलरलेस। अब यो मत पूछना रेड ब्लड किसमें, अगर पता करना है तो हाथ लो और ब्लेड या जो भी आपको पसंद हो तो उससे आइडिया लग जाएगा कि रेड ब्लड है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है क्या, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, जिनमें होता है वो तो आप जानते ही हो, नहीं होता कि एक एग्जाम्पल है कॉकरोच, ठीक है। और जितने भी लोअर एनिमल्स हैं और भी होते हैं, जैसे पॉरीफेरा के उठा लेंगे, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आई थिंक उसमें मेंशन करूंगा कहाँ पे रेड ब्लड है कहाँ रेड ब्लड नहीं है। बट अभी के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कॉकरोच का, ठीक है ना, कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, चले बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब एक लास्ट टॉपिक और इसी में करा दे रहा हूं मैं, 5 किंगडम से रिलेटेड है, उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वो फिर रह जाएगा हमें एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। अब यहां पे एक टॉपिक और लिखा है, 3 डोमेन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा, 3 डोमेन सिस्टम। अब ये क्या लिखा है बवाल, तो सुनना, बहुत सिंपल सी चीज करी हुई, कुछ नहीं करा हुआ इसमें, तो सुनना। 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain। तो 3 डोमेन सिस्टम कितना, 3 डोमेन, जिसमें 3 डोमेन बनाए, कितने डोमेन बनाए, 3। पहले डोमेन में इसने किसको रखा, आर्की बैक्टीरिया, कौन से, आर्की बैक्टीरिया। दूसरे में रखा इसने यू बैक्टीरिया, और तीसरे डोमेन में इसने बाकी सब रख दिए, कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। तो डोमेन फर्स्ट इज फॉर आर्की बैक्टीरिया, डोमेन सेकंड इज फॉर यू बैक्टीरिया एंड डोमेन थर्ड इज फॉर रिमेनिंग ऑल दी किंगडम्स। क्लियर है। तो इस बेसिस पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आए, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 और 6, या तो आप 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलो,
चाहे 3 डोमेन सिस्टम बोलो, एक ही बात है, तो वही लिखा है, ठीक है, आया ना। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस, आगे जाएंगे आप जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में मिलेंगे ये चीजें। तो 3 किंगडम या 6 किंगडम, सॉरी 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात हुई है, क्लियर है, आया ना। अब यहां तक उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। तो इस सेशन को मैं यही एंड कर रहा हूं, क्योंकि अब नेक्स्ट में हम लोग इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किंगडम में क्या था, क्या कमियां रह गई, उसको भी सॉर्ट करेंगे। फिर एक्चुअल में हमें जो लग रहा है कमी है पर असल में वो कमी नहीं थी, तो वो सारी बातें हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो